हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। प्रीवियस एपिसोड हमने एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ छोड़ा था जिसमें ईबो और यांग एक दूसरे के आमने सामने थे। अब उसके आगे जैसे ही यांग ने ये कहा कि जान ने तुम्हें रुइन किया है, ईबो ने लगभग यांग पर हाथ उठा ही दिया था, लेकिन उसने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया और अपनी बहुत हार्श और कोल्ड वॉइस में कहा, He was never ruin me, he is never ruin me and he will never ruin me. You understand that? Because I am his and he have every right on me. इसके बाद इस बात को दोबारा मत दोहराना, समझ में आया यांग? यांग ने स्मृत करते हुए कहा, डेफिनेटली मैं नहीं दोहराऊंगा। बहुत अच्छी बात है तुमने मुझे ये बताया कि वो तुम्हारा है और उस पर तुम्हारा हर राइट है, तो फिर तुम्हारा उसके ऊपर राइट क्यों नहीं है? हाँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है सब चीज़ों से? मुझे इस बात का जवाब जानना है। गॉड डैम इट, क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दोगे? Because one thing I clearly understand that he is your fucking husband. Then what's the matter? आखिर तुम्हारी वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ईबो ने कहा, हाँ वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास राइट है उसे उसकी इजाज़त के बगैर छूने का और उसे ना होश में रहते हुए वो सब कुछ करने का। इस चीज़ का मेरे अंदर गिल्ट है और ये गिल्ट मुझे मार रहा है। हम लोग रिश्ते में हैं, वो मुझ पर भरोसा करता है और मैंने क्या किया? वो होश में नहीं था और मैं नहीं सोचना चाहता यार, मैं नहीं सोचना चाहता। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा हस्बैंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा जब हम दोनों का इसमें रजामंदी होगी। किसी एक की रजामंदी या किसी एक के होश में रहने से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसे छूना नहीं चाहता था यांग, एटलीस्ट जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था मैं ये सब कुछ हमारे बीच में हो। पर अब ये हो गया ये सब कुछ, और ये मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है कि वो। यांग ने कहा, बुलशिट, तुम्हारे दिमाग से सिर्फ एक बात नहीं निकल रही है और वो ये है कि जब सान तुमसे सवाल करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे। एक्सेप्ट कर लो कि यही बात है। ईबो चुप हो गया और वहीं काउच पर बैठ गया। हाँ, वो जानता है यही बात है, यही गिल्ट है उसके अंदर कि जान जब उससे पूछेगा और जान की आंखों में वो डिसअपॉइंटमेंट होगी खुद के लिए, तभी वो क्या करेगा। यही सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। यांग ने वहाँ बैठते हुए कहा, देखो ईबो, समझता हूँ मैं और तुमने बहुत अच्छी बात कही और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी इस बात की और तुम्हारी सोच की जिसमें तुम रिश्ते को बराबरी का समझते हो। तुम उस पर अपना हक नहीं समझते, जिम्मेदारी नहीं समझते, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो हर तरीके से और रिश्ता ऐसे ही बढ़ना चाहिए। दोनों की रजामंदी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तुम उसके हस्बैंड, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सब राइट है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो ज़रूरत थी, इस बात को समझो, ओके? और बहुत कामली इस सब सिचुएशन को हैंडल करो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और वो समझेगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है वो, सच में। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो पूरा दिन, जितने दिन भी मैं उसके साथ रहा हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। एक पल नहीं गुजरता जब हमारी बातों में तुम्हारा जिक्र ना होता हो। ये कहते हुए यांग ये मुझसे बहुत पोलाइटली बात करने लगा और यांग की आंखों में जान का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा गूंज रहा था। पिछले कुछ दिनों में यांग और जान की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ने काफ़ी लंबी बातें की थी क्योंकि उस पूरे घर में ईबो के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था जिससे जान बात कर सके। और जी और जूचैंग आजकल बिजी थे। जियांग भी बिजी था हाउशॉन के साथ क्योंकि उनके क्लब की ओपनिंग होने वाली थी, इसीलिए जान अकेला रहता था मेंशन में और उसके साथ यांग था। तो दोनों ने काफ़ी बातें की थी। यांग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ओके, बहुत बातें हो गई और आर्ग्यूमेंट भी बहुत सारे हो गए। तुम समझदार हो डूड, तुम जानते हो कि तुम्हें उसे कैसे संभालना है। मैं बस तुमसे यही कहता हूँ कि मैंने जो गलती की है या जो मेरे साथ हुआ है वो मत होने देना। क्या तुम समझ सकते हो इस बात को? आई नो ही इज़ फ्रेजाइल, आई नो ही इज़ इनोसेंट, बट वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तुम जानते हो तुम्हें उसे बदलना होगा और तुम उसके हस्बैंड हो, उसके फादर नहीं हो। इसीलिए उसकी लाइफ को फादर की तरह डिक्टेट करना बंद करो, उसे अपने सन की तरह देखना बंद करो, बिकॉज ही इज़ नॉट योर सन, ओके? नहीं तुम्हारा फ्रेंड है वो, तुम्हारा बेटर हाफ है जो तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर तुम्हारे साथ चलने के लिए बना है। समझ में आया? कंधे से कंधा मिलाने के लिए और आंखों से आंखें मिलाने के लिए बना है। और इस पूरे समाज में जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे आगे भी आ सकता है, इस पूरे वर्ल्ड से लड़ने के लिए। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो उसे प्रोटेक्ट करते रहोगे। वो उसे बनाओ ऐसा कि वो तुम्हारे लिए भी स्टैंड ले सके। हमेशा तुम ही ये सब ना करो। और मैं तुमसे लिख कर ये कह सकता हूँ कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ दोबारा होता है ना, तो जान भी ये सब कुछ करेगा, वो रिग्रेट फील नहीं करेगा क्योंकि वो जानेगा कि तुम्हें सब चीज़ों की ज़रूरत होगी उस वक्त, जैसे उस वक्त जान को थी। क्या तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है? ईबो ने कहा, हाँ मुझे समझ में आ रही है। आई नो आई एम नॉट हिज फादर, आई नो वो मेरा हस्बैंड है, बट
आई एम हिज गार्जियन, मैं उसका गार्जियन भी हूँ। यांग, इस बात को भी समझो कि वो जिस मकाम से चलकर गुजरेगा ना, वहाँ मुझे उसका हाथ थामना भी है और उसके पीछे खड़े रहकर उसे संभालना भी है। ये दो जिम्मेदारी हैं। मैं 2 रोल प्ले कर रहा हूँ और इन दोनों रोल्स में मैं लैक नहीं कर सकता, वरना उसे भटकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जैसे तुम भटक गए थे। ये कहते वक्त दोनों शांत हो गए। यांग के पास इसके आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जानता था जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, अगर उस वक्त ईबो नहीं होता तो शायद वो इस डार्कनेस से कभी बाहर भी नहीं आ पाता। और ईबो और वो बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसने कहा, हैज़ योर विश, ठीक है, जैसा तुम उसे साथ लेके चलना चाहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं बस यही कहूँगा उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, सिर्फ फ्लावर मत बना रहने दो, वरना ये दुनिया उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देगी। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। तो वो यांग वहाँ से चला गया और ईबो वहीं अंधेरे में बैठा हुआ था और कहीं दूर तलक देख रहा था, दूर तलक जो उस कांच की खिड़की से समंदर नजर आ रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। लेकिन ईबो की सोच कहीं आके अटक गई थी। ये रोल थोड़ा सा मुश्किल है जिसमें आपको गार्जियन भी बनना है, हस्बैंड भी बनना है, फ्रेंड भी बनना है, बेटर हाफ भी बनना है, सब कुछ एक साथ करना है। और ईबो समझ नहीं पा रहा था कि सबके बीच में बैलेंस कैसे बिठाया जाए। हाँ, यांग ने सही कहा, सिर्फ एक केस है और ऐसे बहुत सारे केस आने के लिए तैयार हैं। और अफसान उस स्टेज पर है जिसमें उसे दुनिया को दिखाना होगा, देखना होगा और फेस करना होगा, ईबो के साथ भी और ईबो के बिना भी। और ईबो को स्टेप लेना होगा, फिर चाहे अपने कदमों को जहान के साथ आगे बढ़ाने का हो या फिर कदमों को पीछे करने का हो ताकि जहान आगे बढ़ सके। कभी कभी सोचना मुश्किल हो जाता है जब उम्र का फासला इतना हो कि आप अपने बेटर हाफ के लिए सिर्फ बेटर हाफ बने रहे, उनके गार्जियन बने रहे, उनके फादर बने रहे, या एक ऐसा फिगर बने रहे जो लाइफ में उन्हें एक ऐसे इंसान की छवि दिखाए जो एकदम परफेक्ट है। उस परफेक्ट इंसान से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और शायद ही वो यही चाहता था जहान के लिए, वो परफेक्ट इंसान बनना जिसकी वो कोशिश करता रहा अपने माँ बाप के सामने बनने की। और अब उसे जहान के लिए बनना होगा ताकि वो उसका रोल मॉडल बन सके, अपने गुड कैरेक्टर से उसे इन्फ्लुएंस कर सके। और इस चीज़ में वो कहाँ खो गया, इस बात का अंदाज़ा शायद उसे खुद भी नहीं हो रहा। हर पल, हर तिनका वो खोता ही तो चला जा रहा है। अब लगभग 4 दिन के बाद लैंड मैंशन नॉर्थ विंग। जहान इस वक्त एक खिड़की के सहारे बैठा हुआ था और उसके हाथ में उसका टैब था जिसमें वो कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो रिपोर्ट जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें इस साल बेस्ट बिजनेसमैन या यूँ कहो बेस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाना है, जिसमें सभी स्ट्रॉन्ग कंपनीज के सीईओ पार्टिसिपेट करेंगे और लान कॉर्पोरेशन से ईबो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लान कॉर्पोरेशन के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं आजकल, और ना ही सिर्फ लान कॉर्पोरेशन के बारे में, और भी बहुत सारी कंपनीज के बारे में जो कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जहान यही सब कुछ पढ़ रहा था। ये पढ़ते पढ़ते जहान के दिमाग में न जाने क्या चीज़ कौन गई, एक पुराना किस्सा जिसमें लान कॉर्पोरेशन के साथ शाओ कॉर्पोरेशन भी हुआ करता था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाँ शायद 6 से 7 साल पुरानी बात, जब उसके डैड बहुत खुश होकर एक दिन टेबल पर बैठे हुए थे, डिनर की टेबल पर, जिसमें लैनवेन हुआ और शाओवी ऐसे ही किसी कंपटीशन के बारे में डिबेट कर रहे थे। तब शाओवी की आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी और वो यही कह रहे थे कि एक दिन मेरी कंपनी भी यहाँ पर टॉप करेगी, मेरी कंपनी भी पूरे चाइना में सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनी होगी। उस दिन जहान देख सकता था कि इसके फादर कितने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अब तो ना ही उसके फादर का नाम है और ना ही उनकी कंपनी का कोई नामो निशान इस पूरे फोरम में है। कहीं पर भी नहीं है शाओ कॉर्पोरेशन का नाम। सब भूल गए कोई शाओ कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी भी रहा करती थी। सिर्फ 4 से 5 साल ही तो हुए हैं, लेकिन अब एक एक कर कोई उसे याद भी नहीं रखता, और याद भी रखता है तो सिर्फ इस मैटर के लिए कि उनका फैमिली मैटर क्या चल रहा है, फैमिली झगड़ा क्या चल रहा है, बिजनेस का बंटवारा कैसे होगा, धान की कस्टडी कैसे दी जाएगी, फ्यूचर हायर कौन होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, सिर्फ यही चीज़ें हैं इस न्यूज़पेपर में अगर कभी छपती भी है खबर शाओ कॉर्पोरेशन को लेकर, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। जहान यही सोच रहा था क्या उनकी कंपनी का, उसके फादर का नाम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो पीछे से फेंशिंग ने आकर कहा, हो माय बॉय, क्या कर रहे हो तुम? ये कहते हुए वो मुस्कुराकर जहान के बगल में बैठ गई। जहान ने तुरंत अपना टैब बंद कर दिया। उसने कहा, कुछ नहीं, आप यहाँ आज बहुत दिनों के बाद आई, क्या हुआ फेंशिंग दी? आप भूल गई हैं कि मैं भी यहाँ पर रहता हूँ और आप मेरी 24/7 गार्जियन प्लस मेंटोर प्लस बॉडीगार्ड प्लस रिपोर्टर प्लस सब कुछ ब्ला 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 हैं, क्या भूल गई हैं? ये कहते हुए जहान बहुत ही ड्रामेटिकली ब्लिंक करने लगा।
फैंशिंग ने कहा, ओह माय गॉड, आज तुम्हें मेरी याद आ गई। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ, तो मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, जहान ने कहा। और वो क्या? तभी फैंशिंग ने तुरंत जहान का फॉरहेड चेक करते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा फीवर अब उतर चुका है। तो खबर यह है कि तुम्हारी कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। जहान ने कहा, क्या? फैंशिंग ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम पार्ट टाइम मॉडल भी हो? ठीक है। तो फैंशिंग अपनी मोहें उचकाने लगी। जहान ने कहा, नो डैम नॉट, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूला। फैंशिंग ने कहा, हाँ, जब भी तो तुम्हारा हस्बैंड जब से वापस आया है, या ये कहो उसके बर्थडे के बाद से तुमने कोई शूट नहीं किया है, तुम्हारा फोटो शूट है, और यही चीज़ तुम्हारी कंपनी पूछ रही है, क्या तुम जाना चाहते हो? तो मैं जवाब दूँ वरना? तुम जानते हो ना, मार्केट में बहुत सारे फेज हैं। ये कहते हुए वो जहान की तरफ मिस्टीरियसली देखने लगी। जहान ने कहा, फैंशिंग अब तुम मुझे परेशान मत करो। ओके ठीक है, मैं तैयार हूँ, वैसे भी घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ, तो इस बार ये वेकेशन मैं अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ, फिर तो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। फैंशिंग ने कहा, हाँ यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं तो इसमें इन्हें यूटिलाइज करो, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तुम वापस काम पर लौटो, इससे तुम अपने टाइम को भी पास कर सकोगे, और वैसे भी वो तो यहाँ है ही नहीं। जहान ने कहा, हाँ नहीं है, लेकिन आ जाएंगे वापस, बिजनेस ट्रिप पर ही गए हुए होंगे। तो नेक्स्ट शूट कब है? फैंशिंग ने कहा, एक मिनट देख कर बताती हूँ। ये कहते हुए वो टैब को स्क्रॉल करने लगी। उसने कहा, हाँ फ्राइडे 2 बजे एक परफ्यूम का एड शूट है, और हाँ कपल शूट है, तो देख लेना। जहान ने कहा, कपल शूट? फैंशिंग, मुझे कपल शूट नहीं करना, तुम जानती हो ना मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। फैंशिंग ने कहा, डोंट वरी, वो एक्ट्रेस बहुत मैच्योर है, और इनफैक्ट वो बहुत प्रोफेशनल है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन सब फील्ड में अब तो तुम्हें मास्टर हो जाना चाहिए, काफ़ी सारे शूट कर चुके हो तुम ऑलरेडी, और तुम्हारा हस्बैंड जानता है ये बात। ये कहते हुए उसने हल्का सा जहान के पे बम्प किया। जहान ने कहा, ओके ठीक है, फ्राइडे यानी कि 2 दिन बाद, ठीक है, टाइम बताना। फैंशिंग ने कहा, 2 बजे, और हाँ भूल मत जाना, तुम्हें वहाँ टाइम से पहुँचना है, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है। जहान ने कहा, ओके मैं पहुँच जाऊँगा। और तुम? फैंशिंग ने कहा, अभी मुझे थोड़ा काम है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट वहीं सेट पर मिलूंगी, एड्रेस लोकेशन टाइम सब कुछ मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी, कंपनी सेंड कर दूँगी, और हाँ बस यही। ये कहते हुए फैंशिंग खड़ी हो गई। तभी यांग ने आते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है, और आप कौन है मिस? ये कहते हुए वो फैंशिंग की तरफ देखने लगा। फैंशिंग अपने पूरे बिजनेस सूट में थी, नियॉन बिजनेस सूट, साथ में उसकी नियॉन कलर की सैंडल्स, और ऊपर से उसकी वो स्ट्रेट सिल्की बाल। वो एक एलिगेंट, क्यूट और मैच्योर का एक फंबल सा मिक्सचर थी। तो जब भी कोई उसे पहली बार दिखता था तो उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। सब लोग उसे जहान की उम्र के बराबर का ही समझते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये गलतफहमी हो जाती थी कि या तो वो जहान की गर्लफ्रेंड है, या फिर उसकी सिस्टर है, या फिर उसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, जिस तरीके से जहान और वो रहते थे। और यही कुछ शायद यांग को गलती हो रही थी, क्योंकि इस वक्त जहान और फैंशिंग कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज खड़े हुए थे। फैंशिंग जहान को टैब में उसका शेड्यूल दिखा रही थी, इसलिए उसका एक हाथ जहान के कंधे पर था, और उसके चेहरे पर लगभग फैंशिंग के बाल झूल रहे थे। यांग ने दोबारा कहा, क्या आप मुझे बताएंगे आप कौन हैं? फैंशिंग खड़ी हो गई। उसने लगभग यांग की तरफ घूरते हुए कहा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हैं? ये कहते हुए उसने यांग को ऊपर से नीचे तक देखा। यांग इस वक्त बहुत ज़्यादा मैसी था, उसके पूरे बाल बिगड़े हुए थे, वो भी सो कर उठ कर आया था, इसलिए उसने अपने कम्फी क्लोथ पहने हुए थे, यही को नाइट सूट पहना हुआ था, जो कि उसकी पर्सनैलिटी से तो सूट नहीं कर रहा था। जहान ने कहा, ओ फैंशिंग ये? पर इससे पहले कि जहान कुछ भी कहता, यांग ने कहा, मैं जहान का वन एंड ओनली लव हूँ। फैंशिंग ने लगभग हैंग को ऐसे देख रही थी जैसे यांग के सर के ऊपर 2 सींग उगाए हों। फैंशिंग ने कहा, क्या हो तुम? यांग ने जहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम हिज लव एंड ही इज माय लव, है ना बनी? ये कहते हुए जहान के बालों को रफल कर दिया, और जहान सिर्फ उसे घूर कर देख रहा था, क्योंकि इसलिए पिछले कुछ दिनों में यांग ने जहान को भी उसका लव कहना शुरू कर दिया है। तो अब इबो के साथ साथ जहान भी उसका लव है, और जहान इस बात से बहुत इरिटेट है। जब फैंशिंग अभी भी उसको ऐसे ही घूर रही थी तो यांग ने कहा, अब बताओ भी, तो मेरे लव से क्या काम है, तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो? फैंशिंग ने कहा, तुम्हारा लव, ये अगर तुम्हारा ये लव है ना, तो मैं इसकी वाइफ हूँ, और तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो। ये कहते हुए उसने यांग को लगभग धक्का दे दिया था। यांग ने कहा, तुम? फैंशिंग ने कहा, हाँ मैं, अब तुम मुझसे दूर रहोगे, क्योंकि ही इज माइन एंड आई एम हिज, ओके? ये कहते हुए वो यांग की तरफ घूरने लगी, और फिर उसने जहान की तरफ घूरते हुए कहा, और तुम, क्या चल रहा है ये? और ये अजीब सा इंसान क्या कह रहा है? ये कहते हुए जहान से पूछने लगी। यांग ने कहा, हे मैं अजीब इंसान नहीं हूँ। फैंशिंग ने कहा, यकीन मानो तुम हो, क्योंकि दिन के 2 बज रहे हैं और तुम इस वक्त इस तरीके से ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम अभी भी सो कर उठ कर आए हो। माय गॉड, सच में तुम एक अजीब इंसान हो। ये कहते हुए वो यांग के बालों को देखने लगी जो हद से ज्यादा मैस हो रहे थे। यांग ने तुरंत अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, मिस। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, जहान ने खड़े होते हुए कहा, आप और आप दोनों चुप हो जाएंगे और लड़ना बंद कीजिए। फैंशिंग, ये यांगा है, और यांगा ये फैंशिंग है, मेरी मैनेजर, मेरी मेंटोर, मेरी गाइड, और मेरा सब कुछ संभालने वाली ये फैंशिंग है, ओके? यांग ने कहा, क्या ये ओके ठीक है, वैसे लगती नहीं है, नो ऑफेंस।
फैंशिंग ने कहा तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो। यांग ने कहा यकीन मानो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सच में नहीं लगती उसकी मैनेजर, क्योंकि उसका मैनेजर कोई स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे जैसा नाजुक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फैंशिंग ने तुरंत यांग के पैर पर अपने उस सैंडल से बहुत तेजी से मारा और यांग लगभग उछल गया था। उसने कहा तुम सच में। फैंशिंग ने कहा अब पता चला कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। यांग सिर्फ उसे घूर कर देख रहा था। जान ने कहा सच में आप दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। खैर यांगा आपका काम हो गया। यांग ने कहा हाँ हो गया, थीसिस लगभग कंप्लीट है और मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जान ने कहा ओके, क्या आपकी गाय से कोई बात हुई? यांग इस बात पर चुप हो गया था, समझ नहीं आता उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसने ईबो को अल्टीमेटम तो दिया था वापस आने का, लेकिन अभी तक वो महाशय वापस नहीं आए। इसलिए यांग ने सिर्फ अपने सर को सफाई से हिलाते हुए कहा नहीं मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। जहान ने कहा ओके कोई बात नहीं, ठीक है आप जा सकते हैं, और वैसे भी फैंशिंग आ गई है, ये मेरा ख्याल रख लेगी। फैंशिंग ने कहा हाँ मैं रख लूँगी और मैं तुम्हें 2 दिन के बाद मिलती हूँ, समझ में आया? तैयार है ना? मैं तुम्हें डायरेक्ट सेट पर मिलूंगी, सब कुछ मेल कर दिया है, बाय। ठीक है तो फैंशिंग वहाँ से चली गई यांग को घूरते हुए। यांग ने कहा ये क्या क्या कर गई है और तुम कहाँ जाने वाले हो? जान ने सब कुछ यांग को बताया। यांग ने कहा ओह वाह, तो उसका मतलब तुम मॉडलिंग करते हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। हाँ तुम्हारा टैलेंट काम आ सकता है। जान ने कहा कहाँ? यांग ने कहा वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, मुझे अपनी थीसिस पर लास्ट बार काम करना है, फिर से सबमिट करना है, बाय। ये कहते हुए वो उसके बालों को फिर से रफल कर वहाँ से जा चुका था और जान अपने रूम में आ गया। उसे 2 दिन के बाद के लिए शूट के लिए तैयारी करनी होगी, काफ़ी टाइम हो गया। जैसे कि फैंशिंग ने कहा जान ने ये सब कुछ नहीं किया है, इसीलिए वो अपने रूम में आ गया। अपने रूम में, ईवो के रूम में नहीं, अपने रूम में आके उसने अपना वो बैग बाहर निकाला जो उसे 2 दिन के बाद शूट के लिए ले जाना होगा। उसमें अपना सारा ज़रूरी सामान रखा, अपने सारे एक्सेसरीज, अपना मेकअप इसेंशियल, साथ में जो कुछ भी इंसान अपना ले जा सकता है वो अपना ही ले जाना पसंद करता है, उसे सब कुछ बाहर का पसंद नहीं आता। उसके बाद जान अपना टैब खोलकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगा जो फैंशिंग ने उसे भेजे थे, कंपनी के बारे में डिटेल्स, किस एक्ट्रेस के साथ उसे काम करना है। और जैसे ही जान ने उस एक्ट्रेस को देखा, जान लगभग स्टंट हो गया था। ये कार्लॉन थी, उसकी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस जिसको जान बहुत एडमायर करता है। उसकी एक्टिंग स्किल्स और मॉडलिंग के फीचर्स बहुत कमाल के हैं, ऐसे कि कोई इसकी आसानी से टक्कर दे नहीं सकता। और जान तो सोच कर हैरान है कि उसे उसके साथ काम करने का मौका मिला है। जान इस वक्त शायद 7वें आसमान पे था। उसने कार्लॉन का तुरंत इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और उसे स्क्रॉल करने लगा। वहाँ सच में कार्लॉन ने इस परफ्यूम शूट के लिए अपना एक पोस्ट डाला था। जान ने कहा माय गॉड, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। जस्ट वेट फॉर 2 days एंड आई एम ऑन द रॉक। ये तो जान खड़ा हो गया। अब 2 दिन के बाद पूरा रूम एक बार फिर से उथल पुथल हो रखा था। जान न जाने क्या ढूंढ रहा था जो उसे नहीं मिल रहा था, और आज फैंशिंग भी नहीं थी और घड़ी में लगातार टाइम बढ़ता चला जा रहा था। जान ने कहा माय गॉड, ये स्कार्फ कहाँ चला गया? यहाँ कहीं पर भी नहीं है। ठीक है तो जान ने अपनी पूरी अलमारी को इधर से उधर कर दिया था, पर उसे वो स्कार्फ नहीं मिल रहा था। जान ने उसको बंद करते हुए कहा गॉड डैम इट, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, अब मुझे जाना ही होगा। वैसे वो मेरा लकी स्कार्फ था और हाँ आज मुझे लकी बहुत ज़रूरत है। आज सब कुछ बुरा ही हो रहा है। एक तो मैं सुबह लेट से उठा, उसके बाद ये सब कुछ। हाँ जान अपना बैग लेकर नीचे आ गया था। शुमा वहीं हॉल में खड़ी हुई थी उसका लंच लेकर। जान ने कहा थैंक यू शुमा, पर अभी खाने का टाइम नहीं है, मैं इसे वहाँ पर जाकर खा लूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। शुमा ने कहा ध्यान से खा लीजिएगा। एक तो जान बिल्कुल हवा की रफ्तार से आगे बढ़ गया था। सामने मार्क खड़ा हुआ था जो आज के लिए जान का ड्राइवर था। जान ने कहा अंकल हान कहाँ है? मार्क ने कहा लिटिल मास्टर, अंकल हान इस वक्त यांग सर को छोड़ने हुए गए हुए हैं, तो आज के लिए मैं आपको सर्विस के लिए हूँ। जान ने कहा ओके ठीक है चलिए चलते हैं। देखे तो जान बैठने ही वाला था तभी फुल स्पीड में एक गाड़ी आकर उसके सामने रुक जाती है, और जैसे ही वो गाड़ी रुकी जान अपनी जगह पर स्टंट हो गया, क्योंकि वो बेंटले थी, और बेंटले यानी कि ईबो की गाड़ी। जान ने कहा गा ठीक है तो वो उसी दिशा में देखने लगा जिसकी अभी तक गाड़ी में से कोई बाहर निकला नहीं था। जान एकदम से फ्रोजन था अपनी ही जगह पर। पूरे 15 दिन के बाद आज वो ईबो को देखेगा, और वो देख रहा था क्योंकि अगले ही पल ईबो अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया था। और सरप्राइजिंगली ईबो आज अपने कोई बिजनेस सूट में नहीं था। इनफैक्ट उसने ब्लैक हुडी और ब्लैक जॉगर्स डाले हुए थे, बहुत कूल लग रहा था वो, या यूँ कहो रोज से अलग आज ईबो जरूरत से ज़्यादा यंग और हैंडसम लग रहा था। इतना हैंडसम कि एक पल के लिए तो जान भी कंफ्यूज हो गया कि वो सच में ईबो को ही देख रहा है ना, क्योंकि ईबो को बिजनेस सूट के अलावा किसी और चीज़ में देखना बहुत रेयर होता है, और वो भी ऐसे कूल आउटफिट में। ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस। लेकिन कितना भी रेयर हो, जान को अपनी जगह से हिलाने की ताकत रखता है, इसीलिए अगले ही पल जान बिल्कुल पूरी रफ्तार में ईबो के गले आकर लग गया। उसने कहा आप सच में यहाँ आए? सच में आप आ गए? आपको पता नहीं मैंने आपको कितना मिस किया, कहाँ चले गए थे आप? आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, आपने मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। आई मिस यू सो मच। ठीक है तो जान ने अपना फेस उठाकर ईबो की तरफ देखा। उसकी फेस पर सच में वो डेस्परेशन, वो इमोशंस और बहुत सारी चीज़ें थी जो जान की आंखों में दिखाई दे रही थी। और ईबो अपनी जगह पर अभी भी फ्रोजन था, क्योंकि वो अभी भी हिम्मत कर रहा था कि जान को कैसे फेस करेगा। लेकिन यहाँ जान उसने मौका ही नहीं दिया, वो खुद ब खुद ईबो के पास आ गया।
और उसे देखकर ईबो कह सकता है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, ऐसा कुछ तो जान के इस बर्ताव में नजर ही नहीं आ रहा। जान तो आज भी वही बच्चा है जो ईबो की एक झलक देखकर उसकी तरफ दौड़ कर चला आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो अभी खड़ा हुआ है अपनी पपी आइज को लेकर। ईबो ने जान के बालों को उसके माथे के पीछे टक करते हुए कहा, मैं आ गया। जान ने पाउट बनाते हुए कहा, हाँ वो तो आप आ गए, लेकिन आप ये बताइए आप थे कहाँ? आपने मेरे किसी भी फ़ोन का मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। आई एम सो सैड, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ये कहते हुए जान ने बच्चों की तरफ अपना मुंह फुला लिया था। वो बात अलग है कि वो अभी भी ईबो से बिल्कुल चिपक कर खड़ा था, अपने हाथों को उसकी वेस्ट में डालकर अभी बहुत टाइटली पकड़ कर खड़ा था ईबो को। और ईबो जान की सारी हरकतों को देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, तुम सच में मुझसे गुस्सा हो? जान ने कहा, ईबो ने कहा, सच में? ये कहते हुए उसने अपनी कार में से वही चॉकलेट बाहर निकाली जो वो जान के लिए लेकर आया था। उस चॉकलेट को जान के पास रखते हुए कहा, क्या तुम अब भी गुस्सा हो? जैसे ही जान ने उस चॉकलेट को देखा, उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये आप मेरे लिए लेकर आए हो? ईबो ने कहा, सोच तो रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जान ने तुरंत उस चॉकलेट को लेते हुए कहा, अगर मेरे लिए लाए हो तो मैं ही खाऊंगा इसे, और इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मैं भी आपसे गुस्सा हूँ। ईबो ने हल्का सा अपने नोज़ को स्नगल करते हुए कहा, ओके, अगर तुम गुस्सा हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जान ने कहा, क्या आप सच में करोगे? ईबो ने कहा, कोशिश करूंगा अगर कुछ उटपटांग ना हो तो। जान ने कहा, ओके ठीक है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता उसके पैंट में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उसने कहा, एक मिनट। ठीक है, तो उसने फ़ोन बाहर निकाला जिस पर फेंशिंग का नाम शो हो रहा था। जान ने तुरंत फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो फेंशिंग। फेंशिंग ने चिल्लाते हुए कहा, डैम इट, कहाँ हो तुम पागल हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और पूरा प्रोडक्शन टीम इस वक्त हमारा इंतजार कर रही है। क्या तुम आने वाले हो या किसी और एक्टर को चांस दिया जाए? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जान, क्या तुम्हें इतना भी ख्याल है? कहीं तो टाइम से पहुंच जाया करो। फेंशिंग का इतना तेज चिल्लाना सुनकर जान ने फ़ोन लगभग अपने कान से दूर कर दिया था। उसने कहा, हाँ फेंशिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसने फ़ोन तुरंत अपनी पॉकेट में रखा। ईबो से अभी भी कंफ्यूजन में देख रहा था। उसने कहा, तुम कहीं जा रहे हो? जान ने अपने बैग को संभालते हुए कहा, गा एक्चुअली आज मेरा शूट है और मुझे 2 बजे पहुंचना था और अभी घड़ी में 2:15 हो रहे हैं और फेंशिंग मुझे जान से मार डाली अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुंचा अगले 15 मिनट में। तो प्लीज़ हम बाद में बात करें। आई एम रियली सॉरी, मैं जाना नहीं चाहता। पर ईबो ने कहा, ए शांत ब्रीथ। ठीक है, तो उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। जान ने कहा, आई एम सो स्कैर्ड, मैं वहाँ टाइम से नहीं पहुँचा और अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं सच में नहीं जाना चाहता, अगर आप फिर से चले गए तो। ठीक है, तो जान ने फिर से ईबो को हक कर लिया। ईबो समझ सकता था जान का वो इनर टर्माइल, उसकी आवाज़ में अंदर जो सैडनेस है, जो इमोशंस है, वो सब फील कर सकता था। ईबो ने जान को लगभग टाइटली हक करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊँगा, डोंट वरी, अब कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो उसने अपनी पकड़ और ज़्यादा टाइट कर ली थी और जान ने भी उतनी इंटेंसिटी के साथ ईबो को हक कर लिया। वो वार्मनेस, उन दोनों के बीच जो एहसास था, जान इसे बहुत मिस कर रहा था। ईबो से आती हुई वो फ्रेगरेंस, ईबो का टच, ईबो की स्क्रीन की जो वार्मथ है, वो सब कुछ जान बहुत मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो उसके हग में मेल्ट हो गया। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही रहते हैं, तब तक जब तक कि ईबो ने जान को जगाते हुए नहीं कहा, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? जान ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हो रहा है। ईबो ने कहा, तो चले? जान ने कहा, आप? ईबो ने कहा, आज मेरा ऑफ है तो तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं। जान ने कहा, सच में? ईबो ने कहा, हाँ चलो, मैं भी तुम्हें कंपनी देता हूँ और देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। जान को यकीन नहीं आ रहा था जो वो कुछ भी सुन रहा था। वो ईबो को ऐसे ही हैरानी से देखने लगा। ईबो ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? जान ने कहा, आप दलान वांग ईबो आज अपने ऑफिस को छोड़कर मेरे साथ मेरे शूट पर चलना चाहते हैं। वो शूट पर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आप सच कह रहे हैं ना? यही कहा ना आपने? ठीक है, तो वो बहुत अनबिलीविंग आइज के साथ ईबो की तरफ देख रहा था और जान में सच में इस वक्त बहुत लॉस्ट लग रहा था और ये कहो थोड़ा सा फूल भी। ईबो ने कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहने वाले हो तो फिर मैं जा रहा हूँ, आज यंग के साथ टाइम पास कर लूँगा, सोच लो। ठीक है, तो वो अपनी कार में जाकर बैठ गया। जान ने कहा, नो डैड नॉट, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वो अभी भी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था और ईबो का इतना सा करना भी जान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट ले आया था और उसकी आंखों में ऐसी चमक ले आया था जिसका देखकर ईबो खुद को भी मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत अजीब। और वो कुछ देर तक जान को ऐसे ही देखता रहता है। जान ने कहा, गा क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं, वेट अ मिनट। जान ने कहा, अब क्या हुआ? ईबो ने तुरंत जान की सीट बेल्ट को लगाते हुए कहा, ये करते वक्त वो जान के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था और एक बार फिर से जान के इतना करीब आ जाना उसको वो सब कुछ याद दिला गया था। इसीलिए वो अपनी जगह पर लगभग फ्रोजन हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो नहीं जान को इस वक्त ऐसे देखना चाहता, लेकिन जान के पास से आती हुई वो सेंट, जान की वो आवाज़ें एकदम से उस आवाज़ों से रिप्लेस हो गई जो उस रात की थी। और ईबो को इस तरीके से अपने पास होता हुआ देखकर, उसके इतना पास कि वो लगभग 1 इंच की दूरी पर थे
और ईबो के आसपास से आती हुई वो फ्रेग्रेंस जान को सच में बहुत अलग फील करा रही थी। वो ईबो को कुछ देर तक ऐसे ही दिखता रहता है। जब ईबो नहीं हटता और उसने अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लिया था तो जान ने भी अपने आप को ईबो के थोड़ा और करीब किया, थोड़ा और। वो सोच रहा था कि ईबो अब हट जाएगा, पर जब ईबो नहीं हटा तो जान ने ईबो के फेस को अपने हाथ में लिया और उसके लिप्स पर सॉफ्टली अपने लिप्स को रख दिया। और जैसे ही जान ने ये किया, ईबो तो लगभग ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल ही गई है। वो और ज़्यादा पत्थर हो गया, बिना हिले डुले वो बस ऐसे ही वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया था। और जान उसे अभी भी किस कर रहा था। वो वार्म किस था। यूँ कहो जितने भी इमोशंस जान ने इतने पिछले कुछ दिनों में फील किए हैं ईबो को मिस करने के, वो उस किस में शायद ईबो को बता रहा था। और वो उस किस में शायद अकेला ही था क्योंकि ईबो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो भी स्टैचू था क्योंकि उसकी सांसें उसके गले में अटकी हुई थी। जान को तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ईबो को सब कुछ याद है, सब कुछ। उसने बेशक जान को छुआ ना हो, उसकी आंखें बंद हो, लेकिन जान की आवाज़ को वो भूल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। इसीलिए उसकी पूरी बॉडी में खून उल्टी रफ्तार से दौड़ रहा था। और जान को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो भी किस ब्रेक कर देता है। वो दोनों के फॉरहेड को कनेक्ट करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, आई मिस यू सो मच का, थैंक यू फॉर कमिंग। ये कहते हुए उसकी हॉट ब्रीथ ईबो के फेस के ऊपर बिल्कुल फैल रही थी। और ईबो अपने अंदर ऐसी सनसनाहट को महसूस कर रहा था जिसका वो कोई जवाब नहीं दे सकता था। इसीलिए वो सिर्फ अपने सूखे हुए गले को गल्प कर रहा था और अपनी सांसों को रोक कर कुछ देर तक वो वहाँ ऐसे ही रहता, क्योंकि जान ने अभी भी उसका फेस पकड़ रखा था और आंखें बंद कर ईबो के फेस के बहुत करीब था, जैसे कि उसकी वार्मथ को फील कर रहा हो, उसके टच को, उसके एहसास को अपने अंदर उतार रहा हो। अगले ही पलों से जान की फिर से आवाज़ आती है, घा प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाया कीजिए। डर लगता है मुझे जब मैं आप तक नहीं पहुंच पाता। अब सच में कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू लव, आई मिस यू सो मच। ये कहते हुए उसने ईबो के फॉरहेड के ऊपर सॉफ्टली किस किया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? क्या होने वाला है आगे कोई अंदाज़ा लगा सकता है? बहुत सारा कुछ चलने वाला है अब दोनों की ज़िंदगी में। ईबो तो अपने शैल से बाहर आ गया, लेकिन वो अपने इस ऑकवर्डनेस को कब तक जान के सामने बनाए रखता है, और जान कब तक ईबो के साथ रहते हुए वो सब कुछ भूल पाएगा। और जब उसे याद आएगा तो दोनों के बीच क्या होगा और कब तक जान को याद आएगा, इस बारे में तो शायद जान ही जानता है। और दूसरी बात, ये जो शूट का नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है इन दोनों को कहाँ लेकर जाएगा। जान शूट पर तो जा रहा है और वो भी ईबो के साथ, तो देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है। और मैंने अपने दूसरे चैनल पर यानी कि एडिक्शन विद मी में माय अदर हाफ को कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी को वो फिक्शन सुनना हो, हिस्टोरिकल वांक्शन, तो वो वहाँ जाकर सुन सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।